प्यारे साथियों, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस लेक्चर में अपन बहुत इंटरेस्टिंगली चैप्टर का बहुत जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको कवर करेंगे और मान करके चलो कि एक कहानी की तरह ये टॉपिक हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने इतना कुछ पढ़ भी लिया और इतना कुछ सीख लिया। इतना फ्लो में ही आज का ये टॉपिक अपना निकलने वाला है। तो आज ये शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक जैसा कि मैंने पीछे लिखा ही है, हमारा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अगर आज जो हमें पीरियोडिक टेबल दिखाई देती है उसको बनाने के पीछे अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें किसका 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 है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो इन महाशय का है जिनका नाम है मेंडलीव। इनके बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम एक इनकी लाइफ की बहुत ही कमाल की स्टोरी से अपने क्लास को शुरू करेंगे और एक सबक लेंगे, सीख लेंगे, जो कि हमारी किताब में लिखा हुआ भी है। तो आ जाइए वैसे ही देखते हैं। ये हैं हमारे मेंडलीव, काफी बुढ़ापे की फोटो है इनकी। पूरा नाम है इनका डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। तो आप देख रहे हो बर्थ ईयर है इनका 1834, 1834 में पैदा हुए हैं और 1907 में इनकी डेथ हुई है। और यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है 1906 में और एक दो साल पहले भी इनको नोबेल प्राइज मिलने की बात हुई है, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला नहीं। और मिलने के कारण कुछ गड़बड़ रहे, लेकिन आप मान करके चलिए कि ये नोबेल प्राइज डिजर्व करते थे, जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसके लिए। और आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज साइंस की दुनिया में सबसे बड़ा प्राइज होता है। इनको दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज ने, अलग अलग देशों ने जो है बहुत सारे रिकॉग्निशन दिए हैं। कहाँ के हैं ये और कैसे सब कुछ हुआ तो देखते हैं अपन। तो ये एक रशिया के हैं, केमिस्ट रह चुके हैं और इन्वेंटर रह चुके हैं अपनी लाइफ में। उसके अलावा ये, आप हैरान होंगे जान करके, 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कहीं कहीं 13 लिखा होता है, कहीं कहीं 14, लेकिन ये अपने घर में सबसे छोटे थे। और सबसे ज्यादा चुनौती भरा एक समय इन्होंने अपने जीवन में देखा। जैसे कि जो डिमित्री के फादर थे वो जिम में कसरत करवाते हैं ना, तो वो जिम में कसरत करवाते थे और वो ब्लाइंड हो गए थे उसी साल में जब डिमित्री पैदा हुए थे। मतलब 1834 1834 में ही वो उनकी आंखें चली गई थी। फिर उसके बाद में 1847 में उनकी डेथ हो गई थी। किनकी? उनके फादर की, डिमित्री के। और आप सोच करके देखो कि घर में इतने जने हैं और फादर नहीं है, मम्मी काम कर रही हैं सबको संभालने के लिए, फिर इनको पढ़ाया भी जा रहा है उस समय पर जब यही होता होगा कि यार छोड़ो, कौन इतनी कहाँ पढ़ाई वढ़ाई है, कुछ काम वाम कर लीजिए, पैसा कमा लीजिए जो कि। फिर यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह कि इनकी मम्मी ने हार नहीं मानी और इनको पढ़ाया अलग अलग जगहों पर ले जा करके, दूसरे बड़े शहर में ले जा करके। और उन्होंने जिस साल उनके पिताजी का देहांत हुआ उसी साल में अपने घर जाकर के, अपने ननिहाल जिसको हम कहते हैं, वहां जाकर के एक कांच की फैक्ट्री थी उनकी छोटी, वहां पे काम करना शुरू किया और अपने जो है बच्चों को पढ़ाया, उनको सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। और उनको ये हमेशा से विश्वास था कि जो डिमिट्री हैं उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए ही बने हैं ये। और इनको बहुत कोशिश की उन्होंने और बहुत आगे तक ले जाकर के पढ़ाया। लेकिन आपको जानकर के फिर हैरानी होगी, जो यहाँ पर सबसे चैलेंजिंग बात आती है, 1848 में, मतलब 1847 में उन्होंने काम करना वहां शुरू किया और फिर 1848 में उस ग्लास की फैक्ट्री में, उस कांच की फैक्ट्री में आग लग गई और वो फैक्ट्री भी वहां से फिर बंद हो गई। तो फिर इनके सामने चैलेंजेस खड़े हो गए कि अब आगे हम लोग कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी इनकी मम्मी इनको और आगे लेकर के गई और सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह करके बहुत दूर उनके गांव से, कस्बे से, बड़े शहर में अच्छे स्कूल में इनको दाखिला लगाया, दाखिला दिलवाया। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये सारी बातें क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इसका कारण ये है कि विज्ञान हमें केवल हमारे आसपास की खास बातें या इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में ही नहीं, बल्कि हमें लाइफ के लेसन्स भी सिखाता है। मॉरल वैल्यूज भी हमें यहाँ से सीखने को मिलती हैं। ये हमारी बुक का पिक्चर है और हमारी बुक के पिक्चर में देखो लिखा है यहाँ पर, डेडिकेटिंग हिज इन्वेस्टिगेशंस टू हिज मदर ही रोट। इन्होंने अपनी जो भी उपलब्धियां थी, जो रिसर्च इन्होंने की थी, वो इन्होंने कहा कि मैं ये मेरी माता के लिए किया है, मेरी मदर के लिए। और फिर इन्होंने लिखा है, देखो क्या लिखा है, शी इंस्ट्रक्टेड विद एग्जाम्पल। वो हमेशा एग्जाम्पल देकर के ही कुछ सिखाती थी। फिर लिख रहे हैं, करेक्टेड विद लव एंड ट्रेवल्ड विद मी टू प्लेसेस स्पेंडिंग हर लास्ट रिसोर्सेस। कह रहे हैं कि वो कुछ अगर सुधारती भी थी ना, अगर कुछ गलती, तो वो प्यार से सिखा देती थी मुझे। और मेरे साथ में उन्होंने आखिरी जो उनके पास एक रुपया भी अगर बचा था ना, तो उसको मेरे पीछे उन्होंने लगाया, अलग अलग दूर दूर जगहों तक जाकर के मेरे को उन्होंने पढ़ाई करवाई है। और फिर आगे लिख रहे हैं, शी न्यू दैट विद द
एड ऑफ साइंस एंड विदाउट वायलेंस, कि साइंस की हेल्प से बिना लड़ाई झगड़े के प्यार के साथ में हम जो हैं सारे के सारे जो अंधविश्वास हैं, अनट्रुथ जो कि हैं सारे के सारे और एरर्स हैं, ये सब हमारी सोसाइटी से खत्म हो सकते हैं। ये कौन कहता था? ये इनकी माता जो थी, इनकी मदर जो थी, उनका मानना था। और इन्होंने फिर इतिहास में, हिस्ट्री की बुक्स में अपना नाम लिख दिया कि आज तक भी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1907 में तो इनकी डेथ हुई है और 1906 में इनको नोबेल मिलने की बातें हो रही थी। तो यहां पर भी लिखा है कि इन्होंने जो मेंडलीव ने पीरियोडिक अरेंजमेंट किया था एलिमेंट्स का, उसको हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो देखो इन्होंने, अब हमारे काम की चीजें आ रही हैं जो हमें याद रखनी है। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल पर काम करना शुरू किया तो देयर वर 63 एलिमेंट्स नोन टिल दैट टाइम। मतलब हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? देखो यहां बताता हूं मैं, मेंडलीव ने 1869 में काम करना शुरू किया था, जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करना शुरू किया था। थोड़ा सा टाइमलाइन को याद रखो आप लोग। जो हमारे सबसे पहले डॉबराइनर आए थे, उन्होंने ट्रायड्स बनाए थे, कौन से ईयर में बनाए थे? 1817 के अराउंड उन्होंने बनाए थे। फिर उसके बाद में हमारे पास में आए थे न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स ने जो अपना लॉ दिया था वो दिया था उन्होंने 1864 में, मतलब लगभग मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देने से 5 साल पहले, 4 से 5 साल पहले उन्होंने बनाया था। फिर हमारी बुक में लिखा हुआ है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई 1869 में, वो पब्लिश हुई थी जर्मनी की किसी एक जर्नल में, मतलब ये रशिया के हैं, फिर जर्मनी की एक जर्नल में वो पब्लिश हुई है। और कब पब्लिश हुई है? 1872 में। तब पूरी दुनिया को पता चला कि मेंडलीव कौन है ना, मेंडलीव ने क्या काम किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेंडलीव ने ना, पता है पीरियोडिक टेबल बनाई क्यों? समझने की कोशिश करना, इंटरेस्टिंग बात है। ये अपना कुछ केमिकल रिसर्च कर रहे थे, कोई लेबोरेटरी बना रखी थी इन्होंने अपने अपार्टमेंट में जहाँ रहते थे, और वहाँ पे कुछ अपनी रिसर्चेस कर रहे थे। तो फिर इनको ना जरूरत पड़ी कि एलिमेंट्स का मेरे को प्रॉपर्टीज देखनी है, ऐसा अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी मेरे को दूसरा एलिमेंट यूज करके देखना है, ऐसा ऐसा उनको जरूरत महसूस हुई। फिर उन्होंने अब तक की जो भी किताबें लिखी हुई थी जिनमें भी एलिमेंट्स का नॉलेज लिखा हुआ था, बहुत सारा ऐसे नॉलेज फैला हुआ था पूरा, वो उठाया, इनका दिमाग खराब हो गया। बोला ये इतना फैला हुआ क्यों है ये सारे के सारे एलिमेंट्स, इनको ग्रुप्स में क्यों नहीं रख रखा है प्रॉपर? तो इनको लगा कि मैं रख देता हूं, फिर नहीं रखा है तो लोगों ने, किसी ने, तो ये बैठे और इन्होंने वो मेथड जो मैंने आपको बताया ना कार्ड्स वाला, ये हमारी बुक में लिखा हुआ भी है कि कार्ड्स पे लिख लिया हर एक एलिमेंट को और उसकी प्रॉपर्टी को, और जमाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, जैसे अपन कार्ड्स का कोई गेम खेल रहे हो। और फिर इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बना दी। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या हमें याद रखनी है, और क्या क्या हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो हमसे एग्जाम में देखिए पूछा जाता है, ये जो पहली लाइन आपको यहां पर लिखी हुई दिख रही है ना, ये, और ये पहली लाइन क्या है कि मेंडलीव का ये है पीरियोडिक लॉ कहते हैं इसको, कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है। तो वो ये एक लाइन है, पहली वाली जो एक लाइन लिखी हुई है। इस लाइन में मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको अपनी तरफ से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें इसको एज इट इज याद करने की कोशिश करनी है। मतलब मैं आपको समझाऊंगा, properties of elements are the periodic function of their relative atomic mass। यहां पे एक एक वर्ड समझने वाला है। सबसे पहले तो यहां इन्होंने लिखा है properties of elements। इसका मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी हो एलिमेंट की या केमिकल प्रॉपर्टी हो, दोनों की बात हो रही है। फिर यहां लिखा है हमने पीरियोडिक फंक्शन, आर द पीरियोडिक फंक्शन। अब ये वर्ड, दो वर्ड्स हैं, इन दोनों को हमें समझना है, अभी बताता हूं मैं आपको। और फिर तीसरा पोर्शन जो है इस डेफिनेशन में वो है ऑफ देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अब ये वाला पार्ट जो है रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ये हो सकता है कि आपको 9th क्लास से याद हो, नहीं है तो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो अब एक बार सोचो आप पहले यहां पर कि हमने पहले देखा था न्यूलैंड का जो लॉ था ऑक्टेव का, या उसके पहले डॉबराइनर के जो ट्रायड्स थे, उन दोनों में कुछ एक बात कॉमन है। मतलब उनका जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है ना, मतलब उन्होंने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया चीजों को, या जो एलिमेंट्स की जो उन्होंने टेबल बनाने की कोशिश की वो किस बेसिस पर की। तो वहां आप देखोगे कि कॉमन बात क्या है, एटॉमिक मास। अभी तक अगर हम मेंडलीव की भी बात करें तो ये भी अपना क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास पर कर रहे हैं। सेम एटॉमिक मास पर ही किसने ट्रायड्स बनाए थे, डॉबराइनर ने। और फिर न्यूलैंड्स ने भी एटॉमिक मास के ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था एलिमेंट्स को, ये बात आपको याद होगी।
अब ये क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, इसका मतलब आप यूं समझ सकते हो, अगर हमें किसी भी चीज को क्लासिफाई करना है, मान लो हमारे आसपास हमें बोलते हैं आपकी क्लास में, मान लीजिए आपकी क्लास में बच्चे हैं या आपके स्कूल में जो भी बच्चे हैं, आप बोले कि उन सब बच्चों को क्लासिफाई करो अलग अलग ग्रुप्स में, तो उसका बेस अलग अलग हो सकता है ऑन द बेस ऑफ क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। बोला कि 7th क्लास के जो बच्चे हैं उन सबको एक साथ रख दो, 8th के जो बच्चे हैं उन सबको एक साथ रख दो, 10th के बच्चों को सबको एक साथ रख दो, तो ऑन द बेस ऑफ क्लास विच दे आर स्टडिंग पॉसिबल है, ये एक बेस हो सकता है। या हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एज, बोला कि 10 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में रख दो, 10 से 15 वालों को एक साथ रख दो, 15 से 20 वालों का एक ग्रुप बना दो। या ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है कि लड़कियां लड़कियां सारे एक ग्रुप में हो जाएंगे, लड़के जो हैं वो सारे एक ग्रुप में हो जाएंगे, या और भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया हो सकता है ग्रुप बनाने का। तो यहां पर हम अभी जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ये जो तीसरा लॉ भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, एटॉमिक मास। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इस लॉ को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट तक समझ में आ गया, कह रहे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो आप यहां पर देखिए एक बार, हमारे पास में यहां पर लिखा है हमने कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ये रिलेटेड हैं। ये बड़ा आर का मतलब क्या है, रिलेटेड या रिलेशन है। किससे रिलेशन है इनका, रिलेटिव एटॉमिक मास से। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास आप सबको पता होगा। एटॉमिक मास का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एलिमेंट के, वो उसका एटॉमिक मास हमें दे देते हैं। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये रिलेटिव का क्या मतलब है। तो देखो रिलेटिव का मतलब है कि हम अगर मास की भी बात कर रहे होते हैं ना, तो किसी के रिलेटिव कर रहे होते हैं। जैसे बोलते हैं कि ना, हम ये मान लो हम कह रहे हैं कि 1 किलो का फोन है, लेकिन 1 किलो का नहीं मेरे को पता है, लेकिन मान लो कि एक बार ये 1 किलो का फोन है, तो कैसे पता, इसको हमने वो जो हमारे पास में स्केल है उस पर नाप करके देखा, इस तरफ हमने वो 1 किलो का जो हमारे पास में ऐसे पत्थर जैसा होता है, हमारे पास में पत्थर भी यूज में लेते हैं काफी लोग, लेकिन एक वो हमारे पास वेट है 1 किलो का, उससे इसको हमने इक्वल करके देखा, तो बोला कि हाँ अब ये 1 किलो का है। तो ये रिलेटिव है ना, हमने किसके रिलेशन में देखा, उसके में देखा। तो सिमिलरली जो एलिमेंट्स हैं उनका मास हम किसके रिलेशन में, किसके कंपैरिजन में हम वेट करके देखते हैं, कार्बन। ये हमने लास्ट ईयर सीखा था। कार्बन 12 है ना, उसके 1/12 को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो खैर ये बात अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, हम बाद में कभी इसको डिटेल में ले लेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। ये क्योंकि लास्ट ईयर का टॉपिक है, ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास, बस आप यही मान करके चलो कि इन जनरल किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के मास की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज जो है ना एलिमेंट की, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों, वो रिलेटेड है किससे, एटॉमिक मास से। ये याद रखो, ये इनका किनका लॉ है, हमारे मेंडलीव का। अब ये देखना आगे क्या कह रहे हैं इसी में, कि रिलेटिव का मतलब है रिलेशन, और एक अगर खास तरह का रिलेशन होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में। अब इसमें खास क्या है, इसमें खास है पीरियोडिसिटी। इसमें खास क्या है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है कि वापस लौट कर आ जाएगा अपने आप। पीरियोडिक मतलब रिपीट होगा। अभी तक भी मेरी बातों को आप रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन अब अगली ही लाइन में जो है आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। यहां देखो, मेंडलीव कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उसके एटॉमिक मास का क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जमा दो, ऐसे अरेंज कर दो उनको, और अपने आप क्या होगा कि सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होगा, तो उसको आप अपने आप यहां रख देना। फिर अगला जैसे इसके सेम आए तो उसको यहां रख देना, इसके सेम आए तो उसको यहां रख देना। मेंडलीव ने ये नहीं बोला कि 7 के बाद में रखना, या 8 के बाद में रखना, या 9 के बाद में रखना, या 20 के बाद में रखना, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला जहां सेम आए ना, आप उसके नीचे उसको रख देना। तो वो अपने आप, जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में रखते जाओगे एलिमेंट्स को, तो वो एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या है, एक अच्छा सा रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, पीरियोडिक है, वो अपने आप रिपीट होंगे एलिमेंट्स। तो व्हेन द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड और अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक mass sequence, then we find out that the properties of elements are periodic function of their relative atomic
मासेस। ये मेंडलीव का एक छोटा सा लॉ है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, आप मेरे साथ बने हुए हो। देखो वैसे वो फंक्शन, रिलेशन, ये सब समझना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जैसे पीरियोडिक फंक्शन, दो वर्ड्स हैं, अब इनका मतलब क्या है? तो पीरियोडिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो रिपीट होगा। फंक्शन का मतलब क्या है? एक ऐसा स्पेशल रिलेशन जिसको हम फंक्शन बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये लाइन हमसे एग्जाम में सीधे पूछी जाती है और हमें सीधा ऐसे कैसे उसको लिखना है, तो आप इसको याद कर लेना अच्छे से। फिर हमें कह रहे हैं आगे कि मेंडलीव ने उस टाइम तक कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63। डॉबेराइनर के टाइम पर कितने थे? 33 के अराउंड। फिर उसके बाद न्यूलैंड के टाइम पर कितने थे? 56। और उन्होंने तो प्रिडिक्शन भी कर दिया था कि इस दुनिया में है ही 56 एलिमेंट्स, उससे ज्यादा है ही नहीं। तो मेंडलीव के टाइम पर उनसे, न्यूलैंड से 5 साल बाद कितने थे? 63। और मेंडलीव ने सबको अरेंज कर दिया था, सबको, एक नहीं बचा, सब अरेंज हो गए थे इनसे। विच वर डिस्कवर्ड टिल द टाइम इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस इन अ टेबुलर फॉर्म। इन्होंने बता दिया कि कैसे उन्होंने अरेंज किया है, वापस से बोला है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सीक्वेंस में उनको हमने अरेंज किया है। यहां देखो, यहां पर लिखा है हमने इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस, और एक टेबल बना दी इन्होंने, और उसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ही डिवाइडेड द टेबल इन 8 कॉलम्स एंड 7 रोज। उन्होंने क्या किया? 8 कॉलम्स में उस टेबल को डिवाइड किया है और 7 रोज बनाई है उसकी। आपको हम लोग यहां पर एक पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, देखो ये कॉलम्स हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे जो हैं 2000 रोज, तो वो 7 रोज हैं। वैसे हमारी बुक में जो पिक्चर दे रखा है, इसमें यहां पर अगर आप देखोगे तो 6 ही लिखा हुआ है रोज, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर आप अगर अंदर देखोगे ना, तो फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज अलग अलग दे रखे हैं, और इसमें कुछ अलग तरह से कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको यही लिखना है कि 8 कॉलम्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में और 7 रोज थी, क्योंकि बाद में इसको थोड़ा फिर वो मॉडर्नाइज किया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि और भी किस तरह से मौजूद है ये वाली पीरियोडिक टेबल हमारे पास में। और फिर हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कॉलम्स हैं, जो ऐसे खड़े हुए कॉलम्स हैं हमारे पास में, उनको कहा गया ग्रुप्स, और जो रोज हैं इस तरह से 7 रोज हमें बना करके दिखाई गई हैं, उनको कहा गया पीरियड्स। तो आपको याद रखना है कॉलम्स और पीरियड्स। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स वर देयर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर उसमें ऑप्शन दे रखे होते हैं हमें कि इतने कॉलम थे, इतनी रोज थी, ऐसे 3-4 ऑप्शंस उनको हमें बना करके दे रखे होते हैं। तो ऊपर से देख करके हमें आंसर यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो खास बात मेंडलीव ने की ना, वो केवल ये नहीं थी। मेंडलीव ने जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए तो चलो मास वगैरह को कंसिडर कर लिया, है ना, लेकिन यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात हो रही है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेंडलीव ने क्या किया? कॉन्सेंट्रेट किया किस पे? कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कि दो हमारे पास में कंपाउंड्स उन्होंने फोकस किया, दो एलिमेंट्स के साथ में। ये सारे जो एलिमेंट्स जिनको ये क्लासिफाई कर रहे हैं, वो किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी अपन डिटेल्ड में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, he selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compounds with most elements। इन्होंने क्या किया अभी मैं बताता हूं। यहां देखो, चलो यहां पर आप नोटिस करो। पहले तो यहां देखो लिखा हुआ है R2O, यहां लिखा हुआ है RH, यहां RO लिखा हुआ है, यहां RH2 लिखा हुआ है, यहां R2O3 है, यहां RH3 है। सिमिलरली अलग अलग यहां पर इन्होंने लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या है? R का मतलब है ये सारे एलिमेंट्स जिनके क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, इनमें से कोई सा भी एलिमेंट R माना जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया? किसको किसको सेलेक्ट किया? एक तो सेलेक्ट किया ऑक्सीजन को और एक सेलेक्ट किया इन्होंने हाइड्रोजन को। क्यों किया समझना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। ऑक्सीजन मेजॉरिटी कर जाती है। किसी भी चीज को हम अगर आग लगाते हैं तो उसकी रिएक्शन किससे हो रही होती है? ऑक्सीजन से हो रही होती है। तो इन्होंने कहा मेंडलीव ने कि मान लो कोई भी एलिमेंट अगर, जैसे कि जो R है एलिमेंट, वो ऑक्सीजन से इस तरह का फॉर्मूला बनाता है R2O, तो उसको हम इस वाले ग्रुप में रखने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर इस वाले कॉलम में उसको हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। कोई अगर एलिमेंट मान लीजिए RH2 जैसा फॉर्मूला बनाता है तो उसको हम यहां रखने की कोशिश करेंगे। कोई अगर RH3 जैसा फॉर्मूला बनाता है तो उसको हम यहां रखने की कोशिश करेंगे। ये बात मेंडलीव ने कही, मतलब ये वही बात हो गई कि है ना, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बहुत ज्यादा शरारती है और एक जो है कम शरारती। मान लीजिए जो बहुत ज्यादा शरारत करता है, जो मस्ती करता रहता है सारा दिन, उसका नाम है मान लीजिए नितिन। तो अब नितिन के जो दोस्त हैं उनको कह दिया कि एक ग्रुप में रख दो, जो पक्के दोस्त हैं। जो थोड़े कच्चे दोस्त हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, जो बिल्कुल कच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया। सिमिलरली एक मान लीजिए ऐसा बच्चा है जो बहुत होशियार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम मस्ती करता है, ना के बराबर मस्ती करता है, सारे टीचर्स की बात मानता है, तो उनके भी, जैसे मान लीजिए उसका नाम था राम, तो राम के भी कुछ एक फ्रेंड्स जो पक्के फ्रेंड्स हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, जो थोड़े कच्चे फ्रेंड्स हैं उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। तो सेम काम किसने किया? मेंडलीव ने। और वो जो दोस्त, जो 2 लड़के हैं, एक शरारती है बहुत ज्यादा और एक कम शरारती है, उनको मान लीजिए एक को ऑक्सीजन कह दिया हमने और एक को हाइड्रोजन कह दिया हमने। Isn't it simple? बहुत सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा और इस बात को समझते हैं आगे कि जो फॉर्मूला बन रहा है किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन से, उसको कहा गया हाइड्राइड। और कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से जो फॉर्मूला बनाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्साइड। तो by an element were treated as one of the basis properties of an element for its classification। मतलब कोई भी एलिमेंट किस तरह का हाइड्राइड बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन से किस तरह की दोस्ती कर रहा है ये, और ऑक्सीजन से किस तरह की दोस्ती कर रहा है, मतलब ऑक्साइड किस तरह का बना रहा है, किस तरह की दोस्ती कर रहा है, उसको फिर उसके अकॉर्डिंग उस ग्रुप में रखा गया। मतलब हाइड्राइड बनना और ऑक्साइड बनना एक बेसिक प्रॉपर्टी मानी गई किसकी? क्लासिफिकेशन की। किसने माना ऐसा? मेंडलीव ने। तो अभी एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा अपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए यहां पर, अब यहां पर हमने कुछ एक एग्जांपल लिए हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला कॉलम है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का ही, ये सेकंड कॉलम है, फिर उसके बाद मान लीजिए हमारे पास में थर्ड कॉलम भी हमें दे रखा है। तो हम कुछ एक एलिमेंट्स का एग्जाम्पल लेकर के इस तरह का बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर हम देख पा रहे हैं कि R2O बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहां देखिए आप, अगर जैसे मान लीजिए यहां पर ये जो पहले कॉलम के एलिमेंट्स हैं, कुछ एक मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख दिए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इनका ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्शन करवा के देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं? 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ही क्या है इसके पास में? प्रोटॉन है। ये बात हमें पता है, लेकिन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो वो बॉन्ड बनाने में हेल्प हमें नहीं करता। मतलब हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी बाहर वाले ऑर्बिट में है। और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी भी कितनी होती है? 1 होती है। वो क्यों होती है, क्या होती है, अभी इसको भी एक बार ले लेते हैं अपन। फिर अभी यहां पर सामने अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास में कौन से नंबर पर आ रही है, इसका कौन सा एटॉमिक नंबर है? तो हम लोग देखते हैं 8 एटॉमिक नंबर है हमारा ऑक्सीजन का। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में कितने हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कायदे से सेकंड ऑर्बिट में इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन है इसकी रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो होता क्या है कि हमें 9th क्लास में ऐसे सिखाया गया है कि हाइड्रोजन मान लीजिए ऐसे लिखा हमने और इसकी वैलेंसी है 1, इसको ऐसे लिखा। ऑक्सीजन मान लीजिए ऐसे लिखा हमने, इसकी वैलेंसी है 2, इसको ऐसे लिखा हमने। तो इस 2 को हम यहां लिख देते हैं और इस 1 को हम ऑक्सीजन के साथ में लिख देंगे। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? H के आगे तो 2 आ जाएगा नीचे और ऑक्सीजन के आगे O आ जाएगा। या कहने का मतलब क्या है, समझिएगा कि हाइड्रोजन के पास में ये सिचुएशन है कि एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन एक ऑक्सीजन के एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन कितना दे पा रहा है? 1। उसको कितना चाहिए? 2 ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन बोल रहा है मेरे को तो 2 ही चाहिए। हाइड्रोजन कह रहा है मेरे पास तो 1 ही है, फिर मैं आपको 2 कैसे दे दूं? तो हाइड्रोजन के पास एक आइडिया आता है। हाइड्रोजन बोलता है 1 इलेक्ट्रॉन मैं आपको देता हूं
एक और मैं मेरे फ्रेंड हाइड्रोजन को बुला लेता हूं, तो वो हम दो लोग हो जाएंगे, फिर एक एक ऑक्सीजन को दे देगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैं दे दूंगा और एक इलेक्ट्रॉन जो मेरा फ्रेंड हाइड्रोजन है वो दे देगा, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। और फिर एज ए बॉन्ड क्या बन रहा है हमारे पास, फॉर्मूला H2O बन रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है, यहां पर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं उससे पहले मैं आपको बताऊं, आप लोग वैलेंसी में हो सकता है शायद कंफ्यूज हो रहे हो, ये भी लास्ट ईयर का टॉपिक है, हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत भूल गए हो, तो इसको अपन एक बार के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं वैलेंसी के टॉपिक को। ये है क्या, सारी कथा क्या है, मैं शॉर्ट में ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप मान करके चलिए कि ये समझना जरूरी है, नहीं तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा ऐसे निकल जाएगा ऊपर से। तो यहां देखो, हमारा क्वेश्चन दरअसल वैलेंसी क्यों समझनी है हमें, समझो आप कि कोई भी एलिमेंट जो है ना वो रिएक्शन कर ही क्यों रहे हैं। भाई हाइड्रोजन अकेला खुश क्यों नहीं है, ऑक्सीजन से जुड़ने की जरूरत क्या है उसको। सोडियम अकेला खुश क्यों नहीं है अपने घर पे, क्लोरीन से आके क्यों जुड़ता है ये। समझ रहे हो आप इस बात को मेरी। यहाँ जैसे अभी हम ये देख रहे हैं ना मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ऊपर फॉर्मूलाज हैं, H2O बन रहा है, MgCl2 बन रहा है, या H2 बन रहा है, या Cl2 बन रहा है, या CaO बन रहा है, अभी हम देखेंगे, और भी MgO बन रहा है, Al2O3 बन रहा है, अभी बना के देखना है अपने को। तो ये क्यों बन रहे हैं, जरूरत क्या है। देखो जरूरत जो है, इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है वैलेंसी में। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एक रदरफोर्ड का हमारे पास में मॉडल है एटम का। तो रदरफोर्ड जो भैया हैं ये बता रहे थे अंकल हमें कि जो एटम होता है ना, हर चीज एटम से बनी हुई है, आप मैं कैमरा वगैरह सब कुछ बता चुका हूं पहले भी, एलिमेंट से बना हुआ है, और एलिमेंट क्या है, एटम है। तो इन्होंने बताया था कि एटम में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन के बारे में खैर बाद में पता चला था, इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इन्होंने कहा था कि प्रोटॉन जो होता है वो तो बीच में होता है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो साइड में घूमता है। तो फिर इनसे सवाल पूछा एक भैया ने आकर के, दूसरे भैया ने आकर के, नील्स बोर अंकल ने आकर के, कि सर आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है। बोले माइनस। बोले हाँ सही बात है। तो आप बताइए क्या सारे इलेक्ट्रॉन से एक साथ घूम रहे होंगे, अगर मान लीजिए एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 एक ही साथ घूम रहे होंगे क्या। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, धक्का मारता है, दूर भेज देता है। तो फिर दो ऐसे पास में कैसे आएंगे, तो पीछे चल जाएंगे ना वापस, टक्कर होती रहेगी उनमें बहुत ज्यादा, और धक्का देते रहेंगे एक दूसरे को पीछे। तो फिर इनसे पूछा कि अच्छा फिर कैसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, अगर एक साथ नहीं घूम रहे तो इनको तो नहीं पता था। फिर ये नील्स बोर जो अंकल आए थे ना, साइंटिस्ट अंकल, इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया था कि नहीं नहीं नहीं, हर एक जो एटम है ना उसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे क्लासेस होती हैं, जैसे ऑर्बिट नंबर 1 n बराबर 1, नंबर ऑफ ऑर्बिट ऐसे 2 ये वाला इसको बोल दिया, नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 इसको बोल दिया। तो बोले इन अलग अलग ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। बोला कि अच्छा ठीक है, तो कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इनसे पूछ लिया। तो इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की, तो दिमाग लगाया, बोला कि ये लो फॉर्मूला, इन्होंने कहा ये फॉर्मूला है 2n²। बोला एक ऑर्बिट में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो बोले इसका क्या मतलब है 2n² का। बोला यहाँ पे n जो है ना वो ऑर्बिट का नंबर है, n = 1 है, तो इसका मतलब पहला ऑर्बिट की बात हो रही है। तो यहां हमने लिखा n = 1, तो ये क्या है 2 × 1²। तो हमें क्या देखने को मिला कि 2 × 1 2, मतलब पहले ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। सेकंड ऑर्बिट में हमने रख के देखा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 2 किया तो 8 आया। तो सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर हमने कहा कि थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसी फॉर्मूला से हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो अब समझना आंसर हमें कैसे मिला हमारे क्वेश्चन का। जैसे कि मान लो सोडियम है, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है, मतलब इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान ले कि ये सोडियम का ही एटम है, हम लोग ऐसा एक बार के लिए मान लेते हैं, तो इसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसको आपने समझना है 3D में होता है एटम। जैसे मान लीजिए ये है एटम का न्यूक्लियस, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यूं घूम रहा है, एक यूं घूम रहा है, एक यूं घूम रहा है, एक यूं यूं घूम रहा है। तो ये 3D में है सारा का सारा, ये 2D में नहीं होता, ऐसे भिड़ेंगे नहीं है एक दूसरे से।
तो 8 यहां पर है, तो टोटल कितने हो गए, 2 अंदर आ गए, 8 यहां पर आ गए, 10 हो गए। बचा कितना, एक और, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 11, तो 2 8 10 और 1 11। तो अब यहां समझने की बात करना कि वैलेंसी का मतलब क्या है। वैलेंसी का मतलब क्या है, द कैपेबिलिटी और द कैपेसिटी टू लाइक डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और शेयर इलेक्ट्रॉन्स और मेक बॉन्ड विद डिफरेंट एलिमेंट्स और अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। क्या कह रहे हैं कि एक कैपेसिटी किसी भी एक एलिमेंट की, वो कितना जुड़ पा रहा है किसी और से, या कितना इलेक्ट्रॉन्स को ले पा रहा है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स दे पा रहा है। तो यहां पर हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये सोडियम चाह रहा है कि इसका जो सारे ऑर्बिट्स है ना, जो बाहर वाला, ये एकदम फुल हो तो ये खुश रहेगा, इसको स्टेबिलिटी रहेगी जिंदगी में बहुत ज्यादा। जैसा कि हमारे साथ में होता है ना कि हम 10th पढ़ लेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, 12th पढ़ लेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। हम जो भी काम कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, ताकि है ना बड़े हो जाएं तो पापा बोलेंगे अच्छा नौकरी लग गई है, अच्छी नौकरी लग गई है। तो यहां पर भी सेम है, सोडियम को चाहिए कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं तो एक्साइटमेंट खत्म हो, इसका थोड़ा सा स्टेबल हो। तो उसके लिए क्या है कि ये एलिमेंट्स सारे के सारे चाहते हैं कि इनका जो बाहर वाला ऑर्बिट है ना वो फुल हो एकदम। तो अब सोडियम के पास चॉइस क्या होती है कि अपने बाहर वाले ऑर्बिट को फुल करे, मतलब वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स लाए। पॉसिबल नहीं है 18, तो मतलब इसको 17 इलेक्ट्रॉन और लेकर के आने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। फिर साइंटिस्ट लोगों ने एक और बात पता करी है कि 17 नहीं, मान लो अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स भी कर लेना अपने बाहर वाले ऑर्बिट में, मतलब 7 अगर और लेकर के आ जाए तो भी इसका काम चल जाएगा। लेकिन आप ये भी मान करके चलो कि ये भी पॉसिबल नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन भी ये नहीं ला सकता। तो फिर इसके पास में एक चॉइस क्या होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को दे भी तो सकता है किसी और को। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को दे ही देगा तो इसका लास्ट वाला ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, और जो ऑर्बिट अब इसके पास में बचेगा उसमें तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, जो लास्ट में बच रहा है वो तो फुलफिल हो गया ना, तो उससे ये खुश हो जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसको। तो इसलिए सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देने की बात करता है, और इसीलिए सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो आप देखो यहां पर ऑक्सीजन का हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब दूसरे ऑर्बिट में 6 है, तो अब इसको दूसरा ऑर्बिट फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके पास 2 चॉइस हैं, एक चॉइस तो है ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, और एक चॉइस है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के आ जाए कहीं से। तो क्या आसान है इसके लिए, 6 इलेक्ट्रॉन दे देना या 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी है, तो इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ऑक्सीजन, और इसीलिए ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो हमारे पास में कितनी होती है, 2 होती है। आई होप ये बेसिक सा एक कंसेप्ट जो है ये आपको समझ में आया होगा लास्ट ईयर का। मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी में लिया है ताकि हम हमारे मेन टॉपिक पर फोकस कर सकें। तो देखो यहाँ पर अब आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि H2O का जो बॉन्ड है वो किस तरह से बन रहा है, और ये लिखने का तरीका है जो हमें सिखाया गया है हमारी बचपन की क्लासेस में, 9th क्लास में। इसको हम यहाँ थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं सो दैट हमारे पास लिखने को और जगह रहे। ये मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल हम जो है लिथियम का ले लेते हैं ऐसे हाइड्रोजन के बाद में, क्योंकि ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ये पहले ही हमारे पास में कॉलम में है। तो पहला हाइड्रोजन का देखा H2O बन रहा है, दूसरा लिथियम का अगर अपन देखें तो लिथियम कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पे मतलब 3 इसके पास में इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, क्योंकि 2 से ज्यादा आ नहीं सकते पहले में। सेकंड ऑर्बिट में कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अब सेकंड ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे चॉइस क्या बचती है लिथियम के पास में कि या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए ताकि सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये स्टेबल हो जाए, या फिर दूसरी चॉइस क्या बचती है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको दे दे। तो क्या आसान है, 7 लेना कि 1 देना। तो ऑब्वियस सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है, तो लिथियम की वैलेंसी कितनी है, 1। फिर हमारे पास में सामने फिर ऑक्सीजन को लिख रहे हैं अपन, ऑक्सीजन की वैलेंसी अपने को पता है 2। ऐसे क्रॉस करके लिखेंगे यहाँ पर, तो फिर से इन दोनों का फॉर्मूला क्या बनेगा, Li2O। बात वही है, 2 लिथियम आएंगे एटम, 1 इलेक्ट्रॉन
एक ये वाला लिथियम दे देगा, एक ये वाला लिथियम दे देगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो बॉन्ड कितनों के बीच में बना, 2 लिथियम के बीच में और 1 ऑक्सीजन के बीच में। तो ये क्या बना, 2 लिथियम, 2 लिखा है इसलिए नीचे, और ऑक्सीजन 1 है। इस फॉर्मूले का मतलब ये है, ये लिखने का तरीका तो यूं ही हमें ना बच्चा समझ करके समझा रखा है कि ऐसे ऐसे क्रॉस करके लिख दो, बाकी लॉजिक समझ लो तो काम ज्यादा आसान हो जाता है। अब उसके बाद में अगला हम अगर एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए सोडियम का एग्जाम्पल ले लें, तो सोडियम का अभी हमने पीछे समझा था कि वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो 1 वैलेंसी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पता है 2, क्रॉस करके लिख सकते हैं इसको अपन। तो क्या बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड जो है ये ऑक्साइड बन रहा है। इसी तरह से अगला फॉर्मूला अगर हम पोटेशियम का देखते हैं तो K2O बनता है। तो कहने का मतलब है ये सारे फॉर्मूले कैसे हैं, देखो आप, R2O, मतलब जो भी एलिमेंट है वो 2 बार आ रहा है और एक उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि इनके ऑक्साइड सेम बन रहे हैं इसलिए मेंडलीव ने इनको एक ही कॉलम में रख दिया। सिमिलरली अगर हम यहां पर केवल जैसे RH की बात करें कि ये वाला भी देख सकते हैं क्या, तो H से जुड़ता है क्या, पहला अगर एलिमेंट देखें तो हाँ बिल्कुल H2 बनता है। हालांकि बाकी हमें नहीं दिखता, NaH नहीं बनता, ऐसा कुछ खास मतलब ऐसा एलिमेंट नहीं बनता। KH हमने कभी ऐसा पढ़ा नहीं, सुना नहीं, कहीं पर पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ एक बेसिक उन्होंने ये पकड़ करके चले, R2O देखा तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है सब कुछ। इसकी अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, यहाँ देखो एक बार आप, RO, तो कोई भी एलिमेंट कैसे जुड़ रहा है, O से सिंगल में ही जुड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेकर के देखते हैं Mg, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है, मतलब इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 ही प्रोटॉन है। और अगर 12 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, पहले ऑर्बिट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, दूसरे में कितने होंगे, 8, टोटल हो गए 10, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास में सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में, तीसरे नंबर ऑर्बिट में। तो वहां पर अब इसके लिए आसान क्या है, वैसे तो सबसे कायदे से पहली बात है 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 18 तो हो नहीं सकते, 16 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं। दूसरी कायदे वाली बात क्या है कि 8 हो जाए तो भी काम चल जाएगा, तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन या तो लाने पड़ेंगे या दूसरा चॉइस है इसके पास कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो क्या आसान है इसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देना। तो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2। सामने अगर मैं फिर से ऑक्सीजन को ही रखूं तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कितनी है, 2। ये यहाँ, तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनता है, Mg2O2। लेकिन इसका मतलब क्या है कि 2 Mg 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। एक मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2। तो बात हो गई ना। तो ये 2 अगर नहीं भी लिखे ना, अगर अपन इसको सिंपल में क्या लिख दें, MgO, तो वो एक ही बात है। तो आप देखो मैग्नीशियम को हमने सेकंड कॉलम में रख दिया। सिमिलरली अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है हमारे पास में आता है, कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पे। आपको 30 तक है ना याद करने चाहिए, ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये आपको 30 तक अगर आप याद रखोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो कैल्शियम जो है हमारा 20 नंबर पे, फिर इसकी वैलेंसी निकालोगे तो 2 आएगी आपके पास में, फिर ऑक्सीजन से देखोगे तो फिर 2 आएगी, क्रॉस करोगे मैग्नीशियम की तरह ही ऐसे ऐसे करके लिखोगे तो फॉर्मूला फाइनली क्या आएगा, CaO। तो क्योंकि यहाँ भी ये भी देखो कैसा फॉर्मूला बना रहा है, RO, तो इसको इसके साथ में इसी कॉलम में रखा। सेम बस मैं एक यहाँ पर और ले रहा हूँ फॉर्मूला ताकि आपके कंसेप्ट्स बहुत बारीकी से क्लियर हो जाएं। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं, चलो एक एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर, मतलब इसके पास में 13 इलेक्ट्रॉन है। बात करें वैलेंसी की तो मैं इन शॉर्ट डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। कैसे है अब आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद सामने ऑक्सीजन को रख रहा हूँ मैं, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3। अब आपको समझ में आया कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला क्यों है। मतलब समझाता हूं मैं इसका आपको। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन एक जो ऑक्सीजन है वो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब
समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें। एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दे और एक ऑक्सीजन अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन तो वेस्ट हो गया ना, फिर वो कहाँ जाएगा, कोई तो घर चाहिए उसको भी। तो फिर इसका सॉल्यूशन ऐसे निकलता है कि 2 एल्यूमिनियम आता है, एक एल्यूमिनियम आता है और दूसरा एल्यूमिनियम आता है। ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों मिलकर के 6 इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, 3 ये दे देगा 3 मैं दे दूंगा, दोनों फ्रेंड्स हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। तो फिर ऑक्सीजन दिमाग लगाते हैं, ऑक्सीजन बोलता है मेरे को एक को तो एक चाहिए, 2 चाहिए, 2 अगर हम आते हैं तो हमें 4 चाहिए, अगर हम हमारे तीसरे ऑक्सीजन फ्रेंड को बुला लें तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और 3 ऑक्सीजन मिल करके उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, एल्यूमिनियम के 2 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स आते हैं, तो Al2O3, और आप यहां नोटिस करोगे R2O3 ये फॉर्मूला बन रहा है। अब आप एक बार वापस से मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसको देखो एक बार यहां पर, तो आपको समझ में आएगा। R2O3 यहां पे देखो किसको रखा है हमने, यहां पर आप देख पाओगे, यहां पर हमने रखा है एल्यूमिनियम को, बोरोन को, फिर उसके अलावा और भी हैं यहां पर एलिमेंट्स। अगर इधर R2O में आप देखोगे यहां पर पहले में तो यहां हमने हाइड्रोजन रखा है, लिथियम रखा है, सोडियम रखा है, पोटेशियम रखा है, यहां आप देखोगे तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिनका एग्जाम्पल अभी हमने आपको समझाया। तो आई होप अब आपको यह समझ में आया होगा कि किस तरह से मेंडलीव ने क्या, किस पर डिपेंडेंसी ज्यादा दिखाई, किसको समझने की बात कही, किसको, ऑक्साइड्स को और हाइड्राइड्स को। तो हाइड्राइड इंपॉर्टेंट है किसी भी एलिमेंट का क्या बन रहा है, और ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है किसी भी एलिमेंट का क्या बन रहा है। और साथ ही साथ में ये देखने को मिला, इट वॉज ऑब्जर्व दैट there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties। मतलब उन्होंने अपने आप नोटिस किया, हाइड्रोजन रखा। अब मान लो अगला एलिमेंट था लिथियम, तो लिथियम कहां रखें कहां रखें कहां रखें, कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। बोले यार लिथियम हाइड्रोजन से ही मैच कर रही है प्रॉपर्टी, तो उसी के नीचे रख दिया उसको। फिर अगला बोला बेरिलियम, यहां रख दिया। फिर आगे चले 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 रखे, फिर अगला एलिमेंट देखा सोडियम, तो बोला सोडियम की प्रॉपर्टी इन दोनों से मैच कर रही है, यहां रख दो। फिर देखा मैग्नीशियम, इसकी यहां मैच कर रही है, इसको यहां रख दो। जोर जबरदस्ती नहीं की। अभी आगे जैसे थोड़ा और समझेंगे तो आपको और समझ में आएगी ये चीज, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब थोड़ी सी हमें पुरानी यादें ताजा करनी थी, वो यादें अभी हम ताजा कर चुके हैं। जस्ट अभी हमने देखा था कि किस तरह से लास्ट ईयर हमने सीखा है कि वैलेंसी क्या होती है, रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं, नील्स बोर क्या कह रहे हैं, या फिर उसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह से बॉन्ड्स जो हैं एलिमेंट्स के बीच में बन रहे हैं, 2 एलिमेंट्स किस तरह से जुड़ रहे हैं, ये हमने बस पुरानी यादें ताज़ा की हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रदरफोर्ड या ये जो अभी हमारे जो डिमिट्री मेंडलीव है ये क्या कह रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे फिर जाहिर सी बात है हमें देखनी है खास बात कि इतना क्या खास है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि मेंडलीव कमाल के इंसान थे भाई, लोग एकदम बहुत होशियार। इन्होंने क्या किया कि अपनी पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ दी, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दी पीरियोडिक टेबल में। और जैसे कि देखो कहां कहां छोड़ी, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम हैज बीन प्लेस्ड इन 4th ग्रुप लीविंग अ ब्लैंक स्पेस एडजेसेंट टू इट इन 3rd ग्रुप। कहां देखो, यहां देखो, टाइटेनियम को सीधा यहां रख दिया, यहां खाली छोड़ दिया। बोले अरे भैया क्या कर रहे हो, बोले ये टाइटेनियम की प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, यहां रखेंगे। बोले यहां पर किसको रखोगे, अभी बताते हैं, रुको रुको होल्ड ऑन। फिर सेम बात है आर्सेनिक की, AS करके एक एलिमेंट है हमारे पास में, 2 जगह खाली छोड़ दी। बोला आर्सेनिक की प्रॉपर्टी तो यहां मैच हो रही है, यहीं रखेंगे। बोले अरे भैया कैसे करोगे फिर ये 2 जगह का क्या, तो बोले रुको रुको बताते हैं इन 2 जगह का क्या। तो इन्होंने ऐसा किया, देखो आर्सेनिक को भी 5th ग्रुप में रखा और उनके पीछे 2 स्पेसेस खाली छोड़ दी इन्होंने। These spaces have been occupied by scandium, gallium, germanium after their subsequent discoveries। बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर दूसरे एलिमेंट्स आए हमारे पास में, देखो आप यहाँ पे स्कैंडियम आया, यहाँ पे गैलियम आया और जर्मेनियम आया यहाँ पर, और ये बाद में हमें मिले थे। उसके लिए भी मेंडलीव ने एक बात बताई। तो ये तो पहला पॉइंट था कि उन्होंने खाली जगहें छोड़ दी, लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं, खाली छोड़ी जो छोड़ी, इन्होंने प्राउड से बोली ये बात। इन्होंने बोला दूसरा एलिमेंट मिलेगा फ्यूचर में, यहां पे लिखवा के ले लो स्टाम्प पेपर पे। समझ में आ रही बात ये वाली।
ये बहुत बड़ी बात थी। एक तरफ हमारे थे न्यूलैंड, वो कह रहे हैं कि 56 एलिमेंट है इस दुनिया में, 7 नहीं मिलेगा, 57 नहीं मिलेगा आपको एलिमेंट, बस इतने ही हैं पूरी दुनिया में। बोले भाई कैसी बातें कर रहे हो। इन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, दुनिया बड़ी है जी, और मिलेंगे एलिमेंट्स। तो देखो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट कर दिया पहले। तो इनका सेकंड जो मेरिट है, सबसे बड़ा जो मेरिट लगता है मुझे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, वो ये है कि प्रिडिक्शन फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। बोल दिया कि फ्यूचर में मिलेंगे, कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। और इन्होंने क्या किया, बोला कि डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, और उनका नाम इन्होंने पहले से दे दिया। जैसे एक को बोला इन्होंने एका बोरोन, एक को बोला एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। मैं आपको समझाता हूं कैसे। इनको पूछा, ये खाली छोड़ा इन्होंने, हाँ इन्होंने कहा कि फ्यूचर में भर जाएगा, मेरे को टेंशन नहीं है उसकी। तो इनको पूछा कि फिर वो एलिमेंट जो होगा वो कैसा होगा। तो इन्होंने कहा वेरी सिंपल, ये ऊपर बोरोन है, तो बोरोन से एक जगह छोड़ करके हमें एलिमेंट मिलेगा, तो इसको हमने नाम दे दिया, इसने मेंडलीव ने एका बोरोन। एका का मतलब है एक, तो एक जंप करके एक जगह छोड़ करके मिलेगा जो एलिमेंट, उसका नाम है एका बोरोन। बोले अच्छा ये वाले का कब, इसको क्या बोलोगे आप। तो इन्होंने कहा ये एल्यूमिनियम से एक जगह छोड़ करके है ना, तो बोला एका एल्यूमिनियम बोलेंगे इसको। तो इस तरह से इन्होंने नाम रख दिया। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और यहाँ पर आप देखोगे एका सिलिकॉन, सिलिकॉन से एक जगह छोड़ करके मिलेगा फ्यूचर में एलिमेंट, तो उसका नाम इन्होंने पहले ही रख दिया एका सिलिकॉन। और इन्होंने ये बता दिया कि जो प्रॉपर्टी होगी वो इसके जैसी होगी, बोरोन के जैसी होगी, एल्यूमिनियम की जैसी होगी। जो प्रॉपर्टी होगी वो टाइटेनियम और सिलिकॉन की जैसी होगी। यहां पर जो हमें एका सिलिकॉन मिलने वाला है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो इस तरह से होगी, पहले ही बता दिया। और फिर भी लोगों ने इनको उस वक्त कहा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, कोई चीज है ही नहीं, आप तो पहले ही दावे कर रहे हो कि ऐसे थोड़ी मान लेंगे हम। वैज्ञानिकों में भी ऐसे डिबेट्स होती हैं बहुत ज्यादा, है ना, गर्म हो जाता है माहौल एकदम। लेकिन फिर जब फ्यूचर में मिले ये एलिमेंट्स, तो फिर सबकी टाइम फिश हो गई यहाँ पे। तो ही गेव द नेम ऑफ दीज एलिमेंट्स प्रीफिक्सिंग द वर्ड एका। और आपको ये जानकर और मजा आएगा कि ये जो एका वर्ड है ना, ये संस्कृत का वर्ड है। सिर्फ इन्होंने एका वर्ड यूज नहीं किया, इन्होंने द्वि काम में लिया, द्वि का मतलब टू, त्रि काम में लिया, त्रि का मतलब थ्री। इतना क्या हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें केवल एका के बारे में पढ़ना है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी फ्यूचर में मिलने वाला एलिमेंट है उसको अभी इन्होंने एका प्रिसीड करके नाम दे दिया। जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जो जर्मेनियम है वो बाद में मिले थे, और उनके बारे में इन्होंने पहले ही नाम दे दिया था। ये मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है। ये आप देखोगे ना, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम ठीक लिखा हुआ है, ये एका भी ठीक है, ये कार्बन ठीक नहीं है। कार्बन की जगह आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एका बोरोन आएगा पहले, जिसकी जगह पर हमें कौन सा एलिमेंट मिला है आप देखोगे यहाँ पर, तो हमें स्कैंडियम मिला है, उसकी जगह पर स्कैंडियम ये रहा, तो यहाँ एका बोरोन आएगा। आप ये बात ध्यान दो, यहां पर कार्बन की जगह हमारे पास में एका बोरोन आएगा, फिर एका एल्यूमिनियम है और फिर एका सिलिकॉन है हमारे पास में, ये रहा एका सिलिकॉन जो कि है हमारे पास में जर्मेनियम। सिंपल सी बात है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। और ये हमारी बुक में इतना सा ये बना करके हमें दे रखा है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो एका एल्यूमिनियम मेंडलीव ने बोला और बाद में जो हमें गैलियम मिला, उसमें देखो कितनी सिमिलैरिटी है। एका एल्यूमिनियम का मास मेंडलीव ने बताया लगभग 68 होगा, तो 69.7 मिला। फॉर्मूला ऑक्साइड का इन्होंने बोला E2O3 मिलेगा, यहाँ पे Ga2O3 मिला। ई तो क्योंकि एका था तो वो तो फिर ई का तो कोई सेंस नहीं था, लेकिन इन्होंने बोला कि क्लोराइड का फॉर्मूला ECl3 है, GaCl3 हमें फ्यूचर में मिला। तो ये कमाल के मतलब विजनरी थे, इतना दूर का भी देख पा रहे थे कि आज से सालों बाद क्या होगा। तो इनकी सेकंड मेरिट है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। थर्ड मेरिट अगर हम देखें एक बार के लिए, तो तीसरी मेरिट है इनकी पीरियोडिक टेबल की पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। हमने देखा था न्यूलैंड का, जब हमने ऑक्टेव का रूल पढ़ा था, तो वहां पे क्या गड़बड़ हो रही थी कि हाइड्रोजन के बाद में लिथियम था, और अगर बीच में हम हीलियम लगा दें जो कि बाद में मिला था, तो फिर वो पूरी बिगड़ जाती थी पीरियोडिक टेबल उन्होंने जो बनाई थी। लेकिन यहां पे क्या हुआ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को छेड़ना ही नहीं पड़ा। एक नया ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। यहां देखो आप, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पहले से बनी थी, और ये वाला जो जीरो ग्रुप है ये पहले नहीं था, मेंडलीव के टाइम पे नहीं था। क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं,
ये है नोबल गैसेस, ये रिएक्ट नहीं करती किसी से, मैंने बताया था आपको। क्यों नहीं करती आज आपको और समझ में आएगा, क्योंकि ये जो नोबल गैसेस हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है ना वो फुल भरे हुए हैं। जैसे हीलियम को आप देखो तो हीलियम 2 नंबर पे आता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और पहला ऑर्बिट पूरा भरा हुआ होता है, तो इसको किसी से रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्टेबल है बहुत ज्यादा कंपाउंड, जो एटम है वो अपने आप में स्टेबल है। फिर नियॉन है हमारे पास में, तो नियॉन आप देखोगे तो कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पे आता है। मतलब इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरा ऑर्बिट फुल भरा हुआ है, इसे भी किसी से कोई रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो क्योंकि नेचर में है ये गैसेस, लेकिन क्योंकि किसी से रिएक्शन ही नहीं कर रही तो इनके बारे में पता ही नहीं चलता। एक होता है ना कि क्लास में मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ऐसा है जो किसी से बात ही नहीं करता, जो ऐसे प्रेजेंट ही नहीं करता खुद को हर जगह पे कहीं पर भी, तो काफी लोगों को लगता ही नहीं है कि ये इस क्लास में है भी क्या, इतना शांत रहता है। तो सेम इनके साथ में ये शांत रहती हैं गैसेस, तो इनके बारे में पता चला नहीं था उस वक्त तक, बाद में पता चला इनके बारे में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद में। लेकिन बाद में भी क्या हुआ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक जीरो ग्रुप बनाया गया और इन सब को एक साथ उसमें रख दिया, पूरी पीरियोडिक टेबल को छेड़ना ही नहीं पड़ा। क्यों, आप दिमाग लगाओ, यहां पर हमने बोला कि ये सब वो एलिमेंट्स हैं जिनका फॉर्मूला कैसे बन रहा हो, ऑक्सीजन से LiO2 बन रहा हो या Li2O ऐसे बन रहा हो। लेकिन यहां आप लोग ध्यान दोगे ना, या इसको ऐसे मत लिखो, R2O लिख लो भले आप, लेकिन आप यहां ध्यान दोगे तो कुछ फॉर्मूला बनाना ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी ना भाई, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी नहीं, उसकी हाइड्रोजन से होगी नहीं, तो सारी की सारी को एक साथ अलग रख दिया इनर्ट गैसेस को। इनर्ट मतलब कोई जो रिएक्शन नहीं कर रही हैं, खुद को प्रेजेंट नहीं कर रही हैं, इनर्ट गैसेस। समझ में आया आप सबको? और बाकी जो एलिमेंट्स है ना, ये भी इनर्ट गैसेस के जैसा बनना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, इसीलिए या तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और ऐसा करने के कारण क्या होता है, बॉन्ड बन जाते हैं, जिनके बारे में आगे हमें दूसरे चैप्टर्स में बात करनी है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहां आप देखोगे कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस दे वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप कॉल्ड जीरो ग्रुप। आफ्टर 8th ग्रुप, 8th ग्रुप के बाद एक नया ग्रुप बना दिया, जीरो ग्रुप कह दिया, उसमें रख दिया। और आप चाहो तो जीरो ग्रुप आप बाद में भी बना सकते हो, यहां पे अलग से, उधर भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोबल गैसेस जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव है, देखो आप, एंड आर प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए नहीं मिली थी पहले उस वक्त तक, और होती तो फिर मेंडलीव उसी वक्त तक उनको क्लासिफाई कर देते टेबल में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उसके बाद ये 3 कमियां पढ़ने के बाद में हमें देखनी है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस, कमियां, ओ सॉरी, इससे पहले जो हमने 3 जो पढ़ी वो विशेषताएं हैं, खासियत है ना, वो मेरिट्स हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। अभी मैंने कमियां बोल दिया था शायद गलती से, ये हैं लिमिटेशंस, कमियां। अब देखो इतनी कमाल की पीरियोडिक टेबल है लेकिन फिर भी कमियां हैं उसमें, और है तो है, मानना पड़ेगा उसको। तो देखो सबसे पहली कमी जो है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या समस्या है हाइड्रोजन के साथ समझना, मैं आपको पीरियोडिक टेबल पे समझा देता हूं तो आपको यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा। अब यहां ध्यान दो, ये रहा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ में प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन को किसके साथ रखा है, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम के साथ में रखा है। क्यों रखा है समझना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो सोडियम की तरह, जैसे सोडियम क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है NaCl बनाता है, वैसे ही हाइड्रोजन HCl बनाता है, सही बात है। ऐसे ही KCl भी होता है हमारे पास में, तो ये बॉन्ड सेम बन रहा है ना। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन की, सोडियम की, पोटेशियम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि सेम बॉन्ड बना रहा है। और तो और देखा जाए तो इनकी वैलेंसी भी सबकी सेम है, 1 1 1 1 1 वैलेंसी है, तो यहां रख दिया। लेकिन सवाल कहां खड़ा हुआ ये समझना, सवाल खड़ा हुआ कि इसको हमने फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में क्यों नहीं रखा, या मेंडलीव ने उनके साथ में क्यों नहीं रखा। देखना कैसे, जैसे फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है F2, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है Cl2, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या बनाता है H2, जबकि सोडियम Na2 नहीं बनाता, जबकि पोटेशियम K2 नहीं बनाता, सिमिलरली Li भी Li2 नहीं बनाता। तो इनसे सवाल पूछा कि हाइड्रोजन जो है वो तो इनके जैसा भी है नेचर में, क्योंकि F2 बनता है H2 भी बनता है, Cl2 बनता है H2 तो फिर यहां क्यों नहीं रखा आपने हाइड्रोजन को। पॉइंट,
इन्होंने कहा इन्होंने एक्सप्लेनेशन इस पर नहीं दिया। तो ये एक इनकी पीरियोडिक टेबल की कमी हम कहते हैं। आप ये देखो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स क्या है, HCl, H2O, H2S। तो ये किसके जैसे बने हैं, NaCl के जैसा है, Na2O के जैसा है, Na2S के जैसा है। तो Na के साथ में रख रखा है इसको। लेकिन आप पूरा पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप विद एल्कलाई मेटल्स। ये जो है ना कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम और फिर उसके बाद हमारे पास में भी लिथियम था। ये क्या है, एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं इनको। मेटल नॉन मेटल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ लेंगे उसको। तो इनको एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं और कह रहे हैं कि सिंस हाइड्रोजन मेक्स कंपाउंड इन द सेम वे एज एल्कलाई मेटल्स डू, क्योंकि वो उनके जैसे ही बॉन्ड बना रही है तो साथ में रख दिया। लेकिन हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। समझो इस वर्ड का मतलब समझो। डाई का मतलब क्या होता है, टू। यहां लिखो देखो, डाई का मतलब क्या है, टू। एटॉमिक मतलब एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो, जैसे Cl2 कैसा मॉलिक्यूल हो गया जिसमें दो एटम है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। तो सिमिलर टू हेलोजेंस। कौन हेलोजेंस, हेलोजन कौन है हमारे पास में, फ्लूओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो है इनको हम लोग हेलोजन बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं ये अभी हम कभी बाद में लेंगे, आज का वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि हेलोजन जो है वो ये है। तो हाइड्रोजन इनके जैसा भी बॉन्ड बनाता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और वो भी कैसा, डायटोमिक बॉन्ड या डायटोमिक मॉलिक्यूल। इस तरह से H2Cl2 ये सेम बन रहा है तो इनके जैसा भी बन रहा है। Thus, on the basis of properties of hydrogen similar to halogen, hydrogen may be placed with halogens, but Mendeleev did not explain about this anomaly. ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन को हम लोग डायटोमिक बॉन्ड बनाने वाले या मॉलिक्यूल बनाने वाले हेलोजेंस के साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि वो उनके जैसे भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। लेकिन इस अनोमली के बारे में, इस कमी के बारे में मेंडलीव ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है एक प्रॉब्लम रही। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल क्रिएटेड बाय मेंडलीव। क्लियर हुई आप सबको ये वाली बात। और आपसे एडवांटेजेस या जो मेरिट्स हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के वो भी पूछ सकता है एग्जाम में। फिर इसके बाद में क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये बहुत सिंपल है समझना। आइसोटोप्स क्या है ये समझते ही आपको बात समझ में आ जाएगी। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है। एटॉमिक नंबर जो है वो कैसा होता है, सेम। लेकिन इनका जो एटॉमिक मास होता है ना वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे, जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास में फॉर एग्जांपल। तो हाइड्रोजन के तीन भाई हैं, मतलब ये लोग आपस में तीन भाई हैं। भाई मतलब तीन आइसोटोप्स हैं। जैसे एक हाइड्रोजन खुद है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, जीरो होता है। और प्रोटॉन कितना होता है, एक होता है। लेकिन एक होता है दूसरा ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का ही भाई है, लेकिन इसके पास में न्यूट्रॉन भी होता है एक और प्रोटॉन भी होता है एक। और तीसरा है हमारे पास में ट्राइटियम। ट्राइटियम के पास में दो न्यूट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होता है। अब देखो, क्योंकि तीनों के पास प्रोटॉन नंबर तो सेम है तो तीनों आते तो 1 नंबर पे ही है। मतलब नई वाली पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन तीनों का मास अलग अलग है। इसका मास है 1, इसका मास है 2 और इसका मास है 3। अब देखना, क्योंकि ये जो आइसोटोप्स हैं मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाई तब तो थे ही नहीं, तब तो पता ही नहीं था इनके बारे में, बाद में पता चला। तो जब अब पता चल गया, अब अगर मान लो हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनको जमाने की कोशिश करें, ये रही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, तो इनको कहां रखेंगे बताओ, कैसे रखोगे। हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, दो जने और हैं, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, कहां जमाएंगे इसको आप खुद ही सोच करके देखो। अगर इनको हम लोग कैसे जमा रहे हैं, देखो यहां पर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की प्रॉपर्टीज में जमा रहे हैं। तो मान लो आपको कल को कह दो कि है ना सर एक काम करते हैं ना अपन, तो इसको यहां हाइड्रोजन के बाद ड्यूटीरियम को यहां लगा देंगे, ट्राइटियम को यहां लगा देंगे। तो भैया भैया रुको, फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इनके जैसी नहीं है इनकी ना, वो तो सारी इनके जैसी ही है, क्योंकि है तो हाइड्रोजन का भाई, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है, तो जो बॉन्ड बनाएगा वो तो सेम ही बॉन्ड बनाएगा ना। तो इनको रखना भी यहीं पर है,
लेकिन मास भी ज्यादा है, कहां रखेंगे, नहीं पता। अब देखो इसका अपन है ना क्रेडिट जो है इस गलती का अपन उनको नहीं दे सकते मेंडलीव को। क्यों? क्योंकि देखो उस वक्त तक पता नहीं था इनके बारे में, नहीं तो मेंडलीव दिमाग लगाते फिर उस वक्त खुद वो बैठ करके, बाकी उस वक्त तक पता ही नहीं था, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास में क्या, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो उनका, उनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। ऑल्दो आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडलीव, बट इट बिकेम अ चैलेंज to accommodate those isotopes in Mendeleev's periodic table without disturbing the order of elements। बिना एलिमेंट्स के ऑर्डर को डिस्टर्ब किए उनको जमा पाना आइसोटोप्स को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में was a difficult thing। तो ये एक चैलेंज रहा मेंडलीव के लिए, और ये एक लास्ट हमारे पास में मेंडलीव की लिमिटेशन है पीरियोडिक टेबल की, और वो क्या है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। कहीं कहीं पर मेंडलीव ने खुद का ही लॉ तोड़ दिया, जैसे न्यूलैंड कर रहे थे ना पहले एक डब्बे में 2 एलिमेंट्स को रख दिया, वैसे ही इन्होंने भी कहीं कहीं पर ऐसा किया। देखो कहां कहां किया, आप देखोगे ना एग्जाम्पल कहां है हमारे पास में, निकल और कोबाल्ट और वेनेडियम और क्रोमियम। देखो मैं दिखाता हूं अभी आपको, निकल, कोबाल्ट और वेनेडियम। तो देखो कोबाल्ट और निकल देख लो पहले, कोबाल्ट का मास कितना है 58.9, निकल का कितना है 58.7। अब आप मेरे को बताओ पहले कौन सा आना चाहिए, कम मास वाला आना चाहिए कि ज्यादा मास वाला आना चाहिए? क्यों? क्योंकि मेंडल का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, इफ वी अरेंज एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब अगर उनको हम उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जमाए तो मेरा ये लॉ है। लेकिन यहां पर उन्होंने खुद की ही बात को क्या कर दिया, गलत कर दिया, कि उन्होंने ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया कोबाल्ट को और फिर निकल को रखा, जबकि ये बात गलत है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मैच करे, समझ रहे हो, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। और सेम इन्होंने कहां पे किया मिस्टेक ये वाली, वेनेडियम और क्रोमियम में। क्रोमियम का मास 52 है, उसको बाद में रखा है, वेनेडियम का 50.9 है, उसको इन्होंने पहले रखा है। देखो एक छोटी सी यहां पर मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है यहां पर, दरअसल 52 नहीं है, ये क्रोमियम का जो मास है वो 50.2 है, तो 50.2 ये है और ये 50.9 है यहां पर। तो 50.9 वाले वेनेडियम को पहले रख दिया और 50.2 वाले क्रोमियम को बाद में रखा है। तो ये इन्होंने गलती कर दी, फिर से ये पीछे होना चाहिए था, ये आगे होना चाहिए था, खुद की ही बात को इन्होंने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे छोटा सा एरर था, ये आप यहाँ देखोगे ना तो टेक्स्ट में ठीक लिखा हुआ है कि क्रोमियम इज 50.20 इसका मास है और वेनेडियम का मास है 50.94। तो ये बात हमें यहाँ पर समझ में आई है कि उन्होंने रॉन्ग ऑर्डर में प्लेस किया एलिमेंट्स को खुद ने, तो ये एक अजीब बात थी। और इसके बावजूद भी हम बस एक लास्ट बात में ये जरूर कहेंगे, इन स्पाइट ऑफ अबव लिमिटेशंस, इन गलतियों के या इन कमियों के बावजूद भी जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल वाज वन ऑफ द वंडरफुल डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की बेहतरीन डिस्कवरीज में से एक है इनकी पीरियोडिक टेबल। तो आज हमने देखो क्या पढ़ा, रिवीजन किया थोड़ा बहुत पिछली क्लासेस का, वैलेंसी क्या होती है, जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन क्यों करते हैं, बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्यों डोनेट करते हैं, क्यों लेते हैं, फॉर्मूला जो है वो कैसे बनता है, ये थोड़ा सा पुरानी यादें ताज़ा की हमने। फिर हमने देखा कि बेस क्या है, जो न्यूलैंड का हमारे पास में लॉ था या उसके पहले डॉबराइनर ने जो क्राइटेरिया बनाया था ग्रुप्स बनाने का, तो उनका बेस क्या था, तो हमने देखा एटॉमिक मास था। मेंडलीव ने भी क्या बेस लिया, एटॉमिक मास को ही बेस लिया। फिर उसके बाद में इन सब बातों के बाद में हमने मेंडलीव की स्टोरी देखी लाइफ की, और फिर मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ समझा जो कि हमें याद करना है, और फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को समझा, उसमें किस तरह से हाइड्रोजन्स के साथ जो बने हुए कंपाउंड है जिनको हम लोग हाइड्राइड कह रहे हैं, और जो हमारे पास में ऑक्सीजन के साथ बने हुए कंपाउंड है जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्साइड्स कह रहे हैं, उनका कैसा इंपॉर्टेंस था। उनके बेसिस पर जैसा फॉर्मूला बन रहा था, उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, कितने कॉलम्स हैं, कितने पीरियड्स हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, ये अपन ने देखा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या खास बातें थी, उन्होंने किस तरह से एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर दिया कि फ्यूचर में मिलेंगे, खाली जगह छोड़ दी पहले ही, ये कितनी कमाल की बात थी, ये समझा हमने।
तीन हमने मेरिट्स देखी और तीन हमने अभी उनकी लिमिटेशंस को भी समझा। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में सच में बहुत मज़ा आया होगा। अपनी बातों को हम तक पहुंचाने की ज़रूर से कोशिश कीजिएगा। कुछ कहीं ना समझ आ रहा हो तो वो भी बताइएगा, ताकि उस टॉपिक को हम लोग कभी किसी और क्लास में ले सकें। स्पीड जो है, कहने का जो टेम्पो है वो बहुत तेज़ है या बहुत कम है, आपको कैसा लग रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइएगा, ताकि फिर हम उसी तरह से आगे बढ़ें और अपनी ये साइंस की जर्नी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दें। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।